हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर। और आज यूनिट नंबर 3 का 12th क्लास का लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले मैं पूरा पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट करवा चुका हूं, जिसके अंदर सारी वो इंपॉर्टेंट बातें हमने की है जो पेपर में आ सकती है। और आज भी हम उसी बेस पे चलेंगे और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमाइज होती है। अब चाहे आप बात करोगे, जब भी आप बात करते हो किसी कंपिटिटिव एग्जाम की, तो यहां से क्वेश्चन आता है, पर वो क्वेश्चन भी ईजी आता है। अब यहाँ पे दो फायदे हो गए, क्वेश्चन तो आया पर वो क्वेश्चन भी यहाँ से क्या आता है, इजी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के साथ बने रहिए। 2 मिनट में फिजिक्स नहीं आती, पूरी सीरीज के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीनों होंगे। मैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल, इन सब के एग्जांपल भी साथ साथ देने की कोशिश करूंगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैंने कहा था कि ये बात पहले करवा चुका हूं मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक लेक्चर 2 घंटे के आसपास बनता। एंड अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों बातें, एक तो डाया, फेरो और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके साथ साथ उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, हम उनकी भी बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक को एक साथ कंसीडर करेंगे, एक साथ इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और किस हिसाब से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आसान है, फिर आप उसको छोड़ देते हो, ड्रॉप कर देते हो, उसके बाद आपको समस्या बन जाती है, क्वेश्चंस जो हैं आपके नहीं बन पाते, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीनों के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों के बारे में जब बात करेंगे तो मैं कंपेरेटिव स्टडी आपको करवाऊंगा। ये ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं बनाऊंगा मैं, कंपेरेटिव स्टडी आसानी से कैसे आप पढ़ सकते हो वैसे आपको करवाई जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पहला, दूसरा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 3 सब्सटेंस है और इन तीनों को 1 बाय 1 करके देखेंगे और बिल्कुल रिलेटिव स्टडी आपको करवाई जाएगी। कैसे आपको याद रखना है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट ना हो। पहली प्रॉपर्टी, और इससे पहले इसकी डेफिनेशन, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये पढ़ने से पहले एक बात याद रखें, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों एक हैं। फर्क क्या है, इसके अंदर जो भी चीज आएंगे उनकी क्वांटिटी कम है और इसके अंदर उसकी क्वांटिटी लार्ज हो जाती है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, जो 2-3 बातें मैं पहले बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। जब आप उन बातों को इनिशियली याद रख लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जब आप आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम क्रिएट का मतलब ये हो गया कि उसके बाद आपको इन बातों की समस्या नहीं आएगी, इन बातों की समस्या आपके सामने नहीं प्रस्तुत होगी कि भाई अब हम इसको कैसे याद करें, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो याद करने में टाइम लगता है और मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों एक है, इसमें उसका एक्सटेंट कम होता है, इसमें उसका एक्सटेंट ज्यादा होता है, फर्क ये है। दूसरी बात, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इन दोनों के उल्टा है। दोनों के क्या है, उल्टा है। बिल्कुल जो प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की हैं उनके उल्टी प्रॉपर्टी पैरा की होंगी, उल्टी प्रॉपर्टी फेरो की होंगी। ये आपको याद रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की खास बात यह होती है कि ये फीबली रिपेल होते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अब देखो फिजिक्स का होता है मतलब पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं, किसी को बाहर से स्टिमुलस प्रोवाइड करना। जब हम उसको बाहर से स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो ये चेक करते हैं कि इसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसके साथ ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। जैसे कोई भी मटेरियल लिया, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में रखेंगे तो क्या होगा, वीक में रखेंगे तो क्या होगा, मॉडरेट में रखेंगे तो क्या होगा। ये पर्टर्बेशन होती हैं, बार बार चेंज कर करके देखना कि क्या हो रहा है, और उनके द्वारा फिर साइंटिस्ट जो है रिजल्ट निकालते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है। ये सारी बातें वहां पे करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं अच्छे से, तो ये क्या होते हैं, ये फीबली रिपेल्ड होते हैं, फीबली
रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये सब्सटेंस फीबली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। अगर ये फीबली रिपेल होते हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे फीबली और वो स्ट्रांगली होंगे। इसका उल्टा होगा तो ये क्या होंगे, फीबली अट्रैक्ट होंगे। वो रिपेल हो रहे हैं तो ये फीबली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट, ये फीबली अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक है वही फेरोमैग्नेटिक है, बस क्वांटिटी का अमाउंट बढ़ जाता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। एक एक प्रॉपर्टी होगी ये पहले, तो इसको लिख सकते हो, दीज आर द सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। These are the substance which are feebly attracted by the magnet and these are the substance which are strongly attracted by the magnet। इस प्रकार से आप इन तीनों को याद कर सकते हो। एक्चुअल में जब पूरे के पूरे सृष्टि के अंदर जितने भी सब्सटेंस की हमने बात की उसके अंदर क्या आ गया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और एलॉय, चार तरह के आ गए। कंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर आ गया, इंसुलेटर आ गया, एलॉय आ गया। इन चारों के अंदर हमने सभी सब्सटेंस को कर लिया कवर। एलिमेंटल भी आ गए, कंपाउंड भी आ गए, ऑर्गेनिक भी आ गए, इनऑर्गेनिक भी आ गए, सब इसके अंदर आ गए। अब उनको हमने डिवाइड कर लिया कैटेगरी में। फिजिक्स ने का एक रूल होता है और जिंदगी का भी एक रूल होता है, जब आपको कोई चीज कॉम्प्लेक्स लगती है तो उसको टुकड़ों में तोड़ लो। जब आप उसको टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हो तो उसके बाद उसको करना आसान हो जाता है, और यही काम यहां पे किया जा रहा है। सभी सब्सटेंस को एक साथ याद करना मुश्किल है, इसलिए हमने इन सभी सब्सटेंस को टुकड़ों में तोड़ लिया, तीन भागों में डिवाइड कर लिया, डाया, कुछ पैरा और कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस प्रकार से अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट होते हैं, इसलिए ये हमेशा किस डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो इनका मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइज्ड जो होते हैं, क्योंकि देखिए सब्सटेंस चाहे वो डाया है, चाहे फेरो है, चाहे फेरा है, कोई भी सब्सटेंस हो, जब इसको बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज तो होगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट लेक्चर में सीरीज में बताया था कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो मैग्नेट बनने की कोशिश करता है, मैग्नेटाइज होता है। पर खास बात ये है कि ये सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस मैग्नेटाइज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये क्वेश्चन बार बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, जितने भी टीचिंग के एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि भाई जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मैग्नेटाइज होता है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है उससे उल्टी डायरेक्शन में ये क्या होगा, मैग्नेटाइज। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आ सकता है, जो आता है बार बार, मैं उस पर फोकस करके आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन डाया के लिए बार बार आया है, बार बार पूछा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हर लगभग टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसका उल्टा, तो दीज सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। इसी प्रकार ये सब्सटेंस भी सेम एज पैरा, यहां पे ये लिख दिया, आप लिख सकते हो इसको कंप्लीट, मैंने लिख दिया सेम एज पैरा, यानी कि जो पैरा के साथ हो रहा है वही फेरो के साथ होगा, पर कंटेंट में फर्क रहेगा। इसका अमाउंट कम होगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। दोनों अलग अलग नहीं है, इसमें जो चीज वीक हो रही है वो इसमें चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दोनों चीज एक जैसी हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब रिलेटिव स्टडी करोगे तभी ये सारी चीजें याद रहेंगी। और हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम, चाहे कंपिटिटिव का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आए बच्चा पार्टी, प्यारे बच्चों, वहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। कोशिश रहती है यहां से क्वेश्चन आए और पूछा भी जाता है इस प्रकार से। अब अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हैंग कर दे, मान लिया हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, उसके बीच में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड सेट होता है,
यानी कि जो डायरेक्शन फील्ड की होगी उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और इसके बीच में हमने हैंग कर दिया कौन, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं होगा लाइन, ये ऐसे अलाइन होगा परपेंडिकुलर टू फील्ड। ऐसा अलाइन होने का रीजन क्या है, ये इस फील्ड से दूर होना चाहता है। क्यों दूर होना चाहता है, क्योंकि ये हमेशा रिपेल किया जाता है। जब रिपेल किया जाता है तो इस फील्ड से दूर होना चाहेगा। इस फील्ड से दूर कब होगा, अगर मैं इसको इस प्रकार से अरेंज कर दूं तो ये तो फील्ड के पास चला गया। जो नॉर्थ से साउथ तक आपको फील्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला इस फील्ड से दूर होना चाहता है। ये चाहता है कि जहां पे फील्ड की अमाउंट कम हो मैं वहां पे पहुंच जाऊं, क्योंकि ये रिपेल किया जाता है, ये बिल्कुल रिपेल किया जाता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इट सेट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड के। और एक बात याद रखना भाई, जैसे मैंने यहां पे ये परपेंडिकुलर का साइन यहां पे लगा दिया, तो आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको लिखना परपेंडिकुलर जब बोर्ड में एग्जाम तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अब ये क्या होगा, ये इसका उल्टा होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट किया जा रहा है ना, इसको तो शौक है कहां जाने का, मैग्नेटिक फील्ड में जाने का, क्योंकि इसका तो रिलेशन है, इसका तो प्यार है उससे, इसका तो प्यार है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और इसका क्या है, इसकी तो दुश्मनी है मैग्नेटिक फील्ड के। हो सकता है इसका एक्स बॉयफ्रेंड रहा हो और इसका अभी का हो, इसका हो सकता है पहले का कोई रिलेशनशिप हो, इसका अब का हो, तो अब इसकी लड़ाई हो गई हो, इसलिए क्या हो गया, ये फीबली रिपेल्ड होता है। रिपेल होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जाना ही नहीं चाहता, और मैग्नेटिक फील्ड में जाना ही नहीं चाहता प्यारे बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर सेट हो जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहता है, इसलिए ये नॉर्थ और ये साउथ। इसलिए आजकल के बच्चे जैसे अट्रैक्ट होते हैं उसी प्रकार से, आजकल के जो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लव में अंधे हो गए हैं, वैसे ही बात चल रही है। तो ये ऐसे सेट होता है। तो हम यहां कहेंगे इट्स सेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये भी क्या होगा, सेम एज पैरा बट इंस्टेंटली। मान लिया जाए इस फील्ड में हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके पैरेलल आएगा, बट ये तुरंत पैरेलल हो जाएगा क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पैरा है वही फेरो है, इसमें अमाउंट कम है, इसमें अमाउंट ज्यादा है, बस फर्क इन्हीं बातों का है और किसी बात का नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद करेंगे चौथी प्रॉपर्टी की बात। फिर से यहां डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और यहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भाई, अब चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीन प्रॉपर्टी अभी तक करवा चुका हूं, तीनों प्रॉपर्टी में सेट करता है इटसेल्फ। अब यहीं से बातें आएंगी, सारी बातें यहीं से आ जाएंगी, बस आपको एक ये बात समझनी कि रिपेल होता है फीबली और मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में, सेट परपेंडिकुलर होता है। अब क्या करता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इसको दे दें और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे दें जो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम है, तो जब हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस को रखेंगे डाया को, तो ये कहां जाना चाहेगा, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से तो इसकी दुश्मनी है, क्योंकि ये तो रिपेल किया जाता है, इसलिए ये कहां से काम करेगा, इट मूव्स फ्रॉम strong magnetic field to weak magnetic field to weak magnetic field। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहां जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हमने एक कढ़ाइया लिया, ऐसा एक कोई भी यूटेंसिल लिया और उसके अंदर ऐसे मटेरियल ये डाल रखा था। ठीक है भाई, इस प्रकार से, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, इस प्रकार से मटेरियल यहां तक वह रखा था। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, इस बर्तन में डाल के इसको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा,
क्योंकि ये तो रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, रिपेल होता है तो स्ट्रॉन्ग कहां होगा, जहां पे नॉर्थ और साउथ पोल है यहां पे, और बीच में मिड में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी सिचुएशन कैसी बन जाएगी, इसकी कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, नॉर्थ और साउथ, और ये अपने आप को ऐसे इस प्रकार से कर लेगा। अब ऐसे इस प्रकार से करने का मतलब जो बीच में वीक मैग्नेटिक फील्ड था वहां पे आ गए और स्ट्रॉन्ग से क्या कर गया, मूव कर गया इस प्रकार। और ये क्या करेगा, ये मूव्स फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। अब ऐसा ही डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये मटेरियल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसके ऊपर ये फील्ड लगाया है तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जहां वीक है वहां कम होगा, जहां स्ट्रॉन्ग है वहां ज्यादा। देखो यहां वीक था तो कम हो गया, यहां वीक था तो ज्यादा होगा, क्योंकि इसको क्या पसंद है, वीक, इसको क्या पसंद है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका तो प्यार है, ये तो अट्रैक्शन करता है, ये रिपल्सन करता है। और उसमें सेम एज पैरा पर इंस्टेंटली, जैसे ही आप फील्ड में रखोगे तुरंत ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। इसमें हो सकता है टाइम ले, उसमें इंस्टेंटली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम एज पैरा बट विद ग्रेटर एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट, इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी यूट्यूब के अंदर, अगर आपको यूट्यूब के अंदर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया तो उसमें जो लेवल है वो फॉल करेगा। कैसे, समझिए। मान लिया जाए आपके पास एक ये यूट्यूब है, हो गई। अब इस यूट्यूब के अंदर यहां तक हमने सब्सटेंस को फिल कर रखा है इस प्रकार से, और यहां पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, और जैसे ही मैंने फील्ड लगाया तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये फील्ड से रिपेल होते हैं। अब रिपेल होते हैं तो रिपल्सन के बाद कहां जाएंगे, जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक में, तो यहां जो नॉर्थ और साउथ लगाया हमने तो यहां से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वीक की तरफ जाएंगे, यहां पे लेवल बढ़ेगा और इस लिंब में लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। तो यहां पे क्या कहेंगे, लेवल ऑफ लिक्विड फॉल, लेवल ऑफ लिक्विड फॉल। बोल भी रहा हूं, किसी को समझ ना आए, लेवल ऑफ लिक्विड फॉल, यहां लिक्विड का लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा। और यहां पे लेवल ऑफ लिक्विड राइज, यहां पे क्या करेगा, राइज करेगा। मान लिया जाए आपकी ये यूट्यूब है, इसके अंदर यहां फील्ड लगा दिया आपने, दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ। इसके अंदर ये यहां तक भरी हुई है, तो इसके अंदर लेवल क्या करेगा, राइज करेगा, और इसके अंदर क्या करेगा, फॉल। और इसके अंदर सेम एज पैरा, सेम एज पैरा, जहां पे थोड़ा वो डिफरेंस आएगा मैं वहां पे बता दूंगा, नहीं तो सेम एज पैरा चल रहा है। जो काम इसके साथ हो रहा है इससे उल्टा काम इसमें, और उन दोनों में सेम, इन दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो अभी तक जो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये फीबली रिपेल होते हैं, ये फीबली अट्रैक्ट होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मैंने कहा था इसमें एक्सटेंट कम, इसमें एक्सटेंट ज्यादा होता है। दूसरे बात में, दीज सब्सटेंस मैग्नेटाइज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मैग्नेटाइज होते हैं, ये भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मैग्नेटाइज होते हैं। इसके बाद मैंने कहा था ये अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर सेट करते हैं, ये अपने आप को पैरेलल सेट करते हैं, ये भी अपने आप को पैरेलल सेट करते हैं। अगले पॉइंट में ये स्ट्रॉन्ग से वीक में जाते हैं, ये वीक से स्ट्रॉन्ग में, ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग में। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर आप यूट्यूब के अंदर लिक्विड भरे हुए हो तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे तो यहां लेवल फॉल होगा, यहां राइज होगा, और यहां भी क्या होगा, राइज होगा। तो ये एक एक पॉइंट मैं कवर करता जा रहा हूं ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहां पे ना बचे, इसलिए। इसके बाद छठा पॉइंट, यहां हम लिख लेते हैं डाया, और यहां लिख लेते हैं पैरा, और यहां लिख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पॉइंट नंबर 6, अब की बार नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर अब हमने 5 पॉइंट की बात कर ली है, अब छठा पॉइंट, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो ये चाहती हैं कि हम किसके अंदर से पास ना हो,
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो रिपेल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अगर वो रिपेल किए जाते हैं तो क्या उसके अंदर से पास होंगी? बिल्कुल पास नहीं होंगी। इसलिए क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इससे पास नहीं होती। मान लिया जाए आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है और यहां हमने एक फील्ड लगा दिया इस प्रकार से। ये कौन रख दिया? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये रख दिया। अब क्या होंगी? फील्ड लाइंस जो पास होंगी तो वो यहां से पास हो जाएंगी, कुछ यहां से पास हो जाएंगी, इस तरह से पास होती रहेंगी। ये मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस यहां से पास हो जाएंगी, 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 यहां से, पर अंदर से नहीं जाएंगी। अंदर से नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि आपको पता है कि ये रिपेल होती हैं। करवा चुका हूं स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी, देखिए फीबली रिपेल होती हैं। अगर रिपेल होती हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से जाने की कोशिश करेंगी पर वो पास ही नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि ये फीबली रिपेल्ड होती हैं। जब फीबली रिपेल्ड होती हैं तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कौन हो गया? बी नॉट, दैट इज आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो बी है ये किसका हो गया? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अंदर से लाइन तो पास हो नहीं रही, सारी लाइन बाहर से पास हो रही है। बाहर से पास हो रही तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा? ज्यादा। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा हो गया तो आपको एक रिलेटिव परमिबिलिटी की टर्म बताई थी म्यू आर, और जिसकी वैल्यू क्या थी? दैट इज बी डिवाइडेड बाय में बी नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसकी वैल्यू क्या थी? बी डिवाइडेड बाय में बी नॉट के बराबर। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी थी। याद कीजिए, ये करवा रखा है मैंने, साथ साथ सारी बातें करवाई थी। जब स्टार्टिंग के अंदर मैंने म्यू आर की वैल्यू बताई थी, रिलेटिव परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन किया था शुरू के लेक्चर्स में, तो वहां पे मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन की थी। तो फिर से समझ गए यहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास नहीं होती हैं। क्यों पास नहीं होती है? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली रिपेल करता है। अगर वो रिपेल करेगा तो लाइन अंदर से जाना चाहेंगी, पर वो रिपेल कर देगा, इसलिए लाइन सारी बाहर से पास हो जाएंगी। बाहर से पास हो जाएंगी तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम। अगर ये बी नोट की वैल्यू बी से बड़ी है, बी नोट की वैल्यू बी से बड़ी है, तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। ये आप याद रखें, म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। अब ये एक प्रॉपर्टी है और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, छठी ये सातवीं प्रॉपर्टी आ गई है जो मैंने बताया, लेस देन 1। और इसी के साथ साथ आपको पता होगा दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में काई एम। कल ही करवाया था आपको, ये रिलेशनशिप कल ही करवाया था। अगर मैं यहां से करूं तो म्यू आर -1 इज इक्वल टू में ससेप्टिबिलिटी आ गई है। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी में से 1 जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? नेगेटिव होती है। तो देखो बार बार बातें बता रहा हूं मैं फिर से, बी नोट की वैल्यू बी से बड़ी, बी नोट की वैल्यू बी से बड़ी, तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, ये सातवीं प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी है आठवीं। तीन प्रॉपर्टी एक साथ बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीनों को एक साथ एक्सप्लेन किया जाता है। म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, कल बताया था म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इस प्रकार से अगर म्यू आर 1 प्लस काई एम के बराबर है तो यहां हो जाएगा म्यू आर -1 इज इक्वल टू में काई एम। अगर एक से छोटे में से एक जाएगा तो उत्तर आएगा माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होती है। ये 1 से कम और ये क्या होती है? नेगेटिव। ये दो बातें आपको बता दी मैंने, तीन प्रॉपर्टी एक साथ कवर की है यहां पे। इसी प्रकार इसकी बात करोगे, इसकी छठी प्रॉपर्टी, तो लगभग ऑल फील्ड लाइंस पास थ्रू पैरामैग्नेटिक
सब्सटेंस। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे ऑलमोस्ट ऑल की बात मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि आजकल नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं जो बाल की खाल निकालते हैं, इसलिए मैं पहले से यहां वर्ड यूज कर लेता हूं ऑलमोस्ट ऑल लाइंस। सारी लाइन नहीं होती क्योंकि ये भी फीबली अट्रैक्ट करता है, तो लगभग तो निकलती है पर कुछ बाहर से भी जाती हैं, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल लाइंस आर पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, कुछ इस तरह से। ये नॉर्थ और ये साउथ फील्ड लाइंस निकलेंगी, पास हो जाएंगी इस प्रकार से, पर कुछ फील्ड लाइंस बाहर से भी जाती हैं, कुछ फील्ड लाइंस बाहर से भी जाती हैं, एक आध, यानी कि 100 है तो 100 में से 90 अंदर से गई, एक आध बार से आ गई। तो इसका मतलब अब की बार जो बी नॉट है वो लेस देन हो गया बी से, क्योंकि लाइंस अंदर से पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर का ज्यादा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर का ज्यादा तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है भाई, बी बाय में बी नॉट। अब की बार अगर बी बड़ा है बी नॉट से तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। देखो यहां लेस देन 1 आई थी, यहां ग्रेटर देन, उल्टा हो गया। अगर ये हो गया तो म्यू आर -1 इज इक्वल टू में ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। अगर एक से बड़ा, म्यू आर एक से बड़े में से एक जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी भाई, ससेप्टिबिलिटी होगी पॉजिटिव। ठीक है, यहां ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, यहां ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन के आ गया कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ऐसा पूछा गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और फेरो की भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसमें क्या होंगी, सारी लाइंस अंदर से पास होंगी और यहां पे जो म्यू आर है उसकी वैल्यू ग्रेटर 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 देन 1 हो जाएंगी। इसमें से सारी लाइन, यहां पे ऑलमोस्ट ऑल थी, यहां सभी लाइन पास होंगी और म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो ससेप्टिबिलिटी भी ग्रेटर ग्रेटर देन, यानी कि लार्ज पॉजिटिव बात कर सकते हो, लार्ज पॉजिटिव इसको आप लग सकते हो, तो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, लार्ज पॉजिटिव, इस प्रकार से। तो ये 8 प्रॉपर्टी अभी तक मैं करवा चुका हूं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पूछी जाती हैं और जो आपसे बात कर सकते हैं इनके बारे में। तो एक एक प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है, एक एक प्रॉपर्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, डाया, पैरा और फेरो, साथ साथ लिखते रहे। अब की बार नाइन्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इनकी ससेप्टिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। किनकी ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब मैंने वहां टॉपिक कराया था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अब ससेप्टिबिलिटी इनकी टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, वो कौन है, बिस्मिथ। बिस्मिथ एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर बिस्मिथ इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब की बातें सेम है। बिस्मिथ एट लो टेम्परेचर इसका एग्जाम्पल है जो आप बात कर रहे हो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। 10वीं प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दैट इज, इसका तो पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस प्रकार से, पर ये ग्राफ नेगेटिव आता है, स्ट्रेट लाइन आता है नेगेटिव में। अगर आप इसको आई कहो, इसको एच कहो, तो ये नेगेटिव का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पॉजिटिव नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सारी बातें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हैं, बहुत ही काम की चीजें हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बट नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव के साथ नहीं होती। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहां पे ससेप्टिबिलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे।
दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और एक बात आप ध्यान से देखिए कि ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कोई ग्राफ ऐसा वैसा कोई ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी इसकी डिक्रीज होती चलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होता जाता है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता जाता है, और कुछ समय के बाद वो वेनिश भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे। इस प्रकार अगली प्रॉपर्टी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होती है, याद रखना। पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव होती है बच्चा पार्टी, पॉजिटिव प्यारे बच्चों। इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच के बीच का ग्राफ नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसकी ससेप्टिबिलिटी। ये ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है भाई, इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि बड़ा ही स्पेशल सब्सटेंस है, बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है। इसकी ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर and at a temperature at which all ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance is called critical temperature, critical और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन है भाई, ये वर्ड ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब मैंने क्या कहा, जितने भी सब्सटेंस है, कौन से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनकी ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जैसे पैरा की। मैंने पहले बताया जो बिहेवियर पैरा का वही इसका होता है। पर एक खास बात है इसमें जो अलग आ गई है, बात जो अलग आ गई है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब एक बात सोच के देखो, हमने इससे पहले एक बात पढ़ी थी, ये रही ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और लार्ज पॉजिटिव होती है। इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मान ले पॉजिटिव का 10 है, मान लो सपोज कर लो, ऐसा होता नहीं, सपोज कर लो 10 है, इसकी है 3, इसकी 3 प्लस की उसकी 10 है। फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी कम, सेम लाइफ पे लगता है सेम। टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे ससेप्टिबिलिटी कम, तो पहले 10 थी, फिर 9 आई, फिर 8 आई, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर आगे 3। जैसे ही ससेप्टिबिलिटी 3 हो गई तो ये फेरामैग्नेटिक किस में बदल गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है किस में बदल जाएगा, पैरा में। कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाया ससेप्टिबिलिटी कम हुई, और ससेप्टिबिलिटी कम होगी तो उसी टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लिख सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल में अगर आप आयरन के क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी की बात करोगे तो वो लगभग 1000 केल्विन के आसपास होता है। अब आयरन किसके अंदर आ गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इंटेंसिटी और एच के बीच उसका ग्राफ, किसके लिए, फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी के बीच और एच के बीच का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता भाई। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना भी एच बढ़ाते रहो। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे एच बढ़ाओगे वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाओगे। मैंने क्या कहा था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा फील्ड है, वो फील्ड जो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाता है। मान लिया जाए ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको बाहर से एक फील्ड दे दूं, वो इसको किस में, कौन से कैरेक्टर ले आएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर बना रहा है। और कितनी अमाउंट में मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टर बना,
यानी कि कितना बना, एक तो बनाने वाला और कितना बना, वो कौन होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो वैसे वैसे इंटेंसिटी, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता चलेगा, पर एक टाइम आएगा जिसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अब आप कितनी भी एच बढ़ाओ, इसमें और ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसलिए इसका ग्राफ कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। बाकी दोनों का ग्राफ देखिए लीनियर था, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, पर फेरो का क्या होता है? नॉन लीनियर। ये दो बातें हैं जो अलग से हटके होती है पैरा में, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली और दूसरा जो ये ग्राफ है नॉन लीनियर इसके वाली। ये दोनों बातें अलग हैं, बाकी सारी बातें इसकी बिल्कुल सेम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक भी यही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंस की हमने बात करनी थी और इन्हीं के बारे में हमें बात करना था। अब देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेम एज पैरा। इनको रखोगे तो परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल। अगला, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक में, स्ट्रॉन्ग से इसमें वीक से स्ट्रॉन्ग में, वीक से स्ट्रॉन्ग में, इसमें लेवल फॉल, इसमें राइज, इसमें भी राइज करेगा। ठीक है, सारे कारण मैंने आपको बता दिए। सारी लाइंस लगभग बाहर से पास होती है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव, परमिएबिलिटी भी एक से कम, और इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, परमिएबिलिटी एक से ज्यादा। इसका भी सेम, बट वो लार्ज एक्सटेंट में होता है। इसके बाद अगर हम ससेप्टिबिलिटी बात करेंगे, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, लो टेंपरेचर पे बिस्मिथ इसका एक्सेप्शन है। इंटेंसिटी और एच के ग्राफ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, ये भी टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, नॉन लीनियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं डाया के बारे में। नो नेट डाइपोल मोमेंट, कम से कम 10-20 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कोई डाइपोल नहीं मोमेंट नहीं होता, परमानेंट। नो नेट परमानेंट, यहां वर्ड और जुड़ा मिलेगा, परमानेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता डाया के पास। पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ईच एटम, सुन ले अब ध्यान से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कोई एक एटम से नहीं बना, हजारों एटम से बना हुआ है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हजारों एटम से बना हुआ है। तो ईच एटम हैव permanent dipole moment. Each atom have permanent dipole moment, but net dipole moment of whole substance is zero. समझ जाए भाई। अगर पैरामैग्नेटिक के एक एटम को देखोगे तो उस प्रत्येक एटम के पास परमानेंट डाइपोल होता है, और इसके प्रत्येक एटम के पास डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता और नेट के पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं होता। पर जब पूरे को मिला दोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ये दो बातें, और पैरा में सेम, फेरो में सेम। फेरो और ये पैरा दोनों एक पे ही चलते हैं, दोनों में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक बात के बारे में आपको जब पता होगा तो आप इन कुछ चीज़ों को कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं हम। एक बात और मैं बता दूं, जो सुपर कंडक्टर होते हैं, बस एक दो बात बताऊंगा, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं भाई, याद रखना। और इनकी ससेप्टिबिलिटी -1, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी इनकी क्या होती है? -1 होते हैं। सुपर कंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी 0 और ससेप्टिबिलिटी -1 भाई। ससेप्टिबिलिटी -1 और रिलेटिव परमेबिलिटी 0, इस प्रकार से। रिलेटिव परमेबिलिटी 0 और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? -1 होती है। ये खाली यही सब्सटेंस है, याद रखना भाई। ये 3-4 बातें याद रखना। सुपर कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी 0 और ससेप्टिबिलिटी -1। बस ये बातें आप याद रख लेना, 2-4 जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में है, इनके बारे में है, इसलिए मैंने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है डाया, पैरा और फेरो, इनके बारे में एक टेबल बनवा देता हूं मैं आपको। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक
और फेरोमैग्नेटिक। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो टेबल बनाने जा रहे हैं ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी और म्यू के बीच। दैट इज ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी और म्यू के बीच, इन तीनों के बीच ये टेबल होगी। और इस टेबल में सबसे पहले हम ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। तो ससेप्टिबिलिटी आपको पता है, डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी लेस देन 0 होती है और या -1 के बराबर होती है। ठीक है, -1 से लेके 0 तक जाएगी ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी भाई को ये प्रॉब्लम है तो प्यारे बच्चों यहां से ध्यान से देखना, मैंने यहां पे ससेप्टिबिलिटी आपको करवाई थी नेगेटिव। नेगेटिव होता है, नेगेटिव कब होगा? जब 0 से कम होगा, तभी तो नेगेटिव है, तो इसलिए 0 से कम दिखाना था हमें। तो 0 से तो कम होगी, -1 तक जाएगी। -1 किसकी होती है डायमैग्नेटिक में? डायमैग्नेटिक में ये रही सुपर कंडक्टर की -1 ससेप्टिबिलिटी होती है। तो मिनिमम -1 और मैक्सिमम 0, तो 0 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है इस प्रकार से इसकी। और जो दूसरा बच गया उसकी 0 से लेके और किसी पॉजिटिव नंबर तक, ये एप्सिलॉन जो है ये कोई पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, यहां तक वेरी करती है। और तीसरा जो है इसका एक्सटेंट तो बहुत बड़ा होता है, आपको पता है, ये ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के बराबर होती है, बहुत बड़ी होती है। मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अब की बार नीट में क्वेश्चन आया था और इस फॉर्मेट में आ गया। ये तो हमें पता है कि भाई ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव, इसकी लार्ज पॉजिटिव, ये तो पता है, पर इसको लिखेंगे कैसे, एक फॉर्मेट कैसे बनाया जाए? देखिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस 0 से -1 से 0 आया, फिर ये 0 से एक पॉजिटिव नंबर आया और ये उससे बड़ा हो गया, इस प्रकार। अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी की। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है? 0 से स्टार्ट होके और कहां तक जाती है? 1 से छोटी। अब ये भी किसी को नहीं पता तो यहां पे देख लो, दैट इज म्यू आर इज लेस देन 1, ये भी करवा रखा है, म्यू आर क्या है? लेस देन 1 से है, इस प्रकार से। तो स्टार्ट कहां से होगी और खत्म कहां पे होगी वो बात मैंने आपको बता दी है, जहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है, वो दोनों बातें आपको बता दी। अब 1 से शुरू होगी और जाएगी कहां से? 1 प्लस एप्सिलॉन से, इस प्रकार। ये याद रखना, 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगी? 1 प्लस एप्सिलॉन आर से। और इसकी तो फिर पता ही आपको, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, ये हो गई। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब पहले केस में क्या है? म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू से, आपको पता होगा, म्यू से ग्रेटर देन, और यहां पे म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अब समझ गए होगे, इसको नहीं समझे तो समझो। सारी फील्ड लाइंस बाहर से पास हो रही है इसलिए म्यू नॉट बड़ा, सारी फील्ड लाइन अंदर से पास हो रही है इसलिए म्यू बड़ा। म्यू नॉट किसकी है? स्पेस की, और म्यू किसकी है? मीडियम की। और यहां से भी सारी लाइन अंदर से पास होती है इसलिए ग्रेटर देन म्यू नॉट। अब इस फॉर्मेट को याद कर ले, अब की बार 2024 में नीट में यहां से प्रश्न आया हुआ था और उसके अंदर इस फॉर्मेट को डाला हुआ था। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये -1 से 0 तक जाएगी, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और ये इस प्रकार। ये 0 से किसी पॉजिटिव नंबर तक, ये ग्रेटर, यहां तो ग्रेटर चलेगा। इसी प्रकार ये 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहां ग्रेटर देन 1, इस प्रकार। इस फॉर्मेट को ध्यान रखें, इस फॉर्मेट को अच्छे से आप कर लें। ठीक है, अब अगला टॉपिक करेंगे हम क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ। अगला हम करेंगे क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ के बारे में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। अब क्यूरी लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ, समझ लें यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब समझो, फिर से मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको 3 टर्म्स पढ़ाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, और मैग्नेटिक फील्ड पहले ही पढ़ चुके हो। अब मैंने किसी सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को अप्लाई कर दिया। जैसे ही H को अप्लाई किया तो वो सब्सटेंस मैग्नेट बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर इंट्रोड्यूस करेगा कौन? H। उसको कहते हैं क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इंट्रोड्यूस द मैग्नेटिक करैक्टर इन सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन दिस फील्ड। फिर उसमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटिक करैक्टर आया, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। किसी सब्सटेंस को रखा है, वो बन तो गया, पर कितना मैग्नेटिक करैक्टर आया, इसको मेजर करने के लिए टर्म आ गई I। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक करैक्टर, उतना ही ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपको पता है। अब यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका मैग्नेटिक करैक्टर लूज होना शुरू हो जाएगा। इसी के तो एग्जांपल दिए थे पीछे, देखिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना टेम्परेचर बढ़ाया उतनी ही ससेप्टिबिलिटी कम हो गई, तो मैग्नेटिक करेक्टर खत्म होता जाएगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी तो बताती है कि कितना आसानी से मैग्नेट बनेगा, कितना आसानी से मैग्नेट नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया, ससेप्टिबिलिटी कम तो मैग्नेटिक करेक्टर लूज कर रहा है इस प्रकार से। तो ये सारी बातें एक ही हैं, समझने का फेर है बस। तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो आई बढ़ा, बट टेम्परेचर बढ़ाया तो आई कम हुआ। अब ये हो गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बाय में T। यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसकी डेफिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature, directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature. अब आपको पता है जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के भी होता है। अब किसी को नहीं पता तो बता देता हूं, दैट इज म्यू नॉट N इंटू आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। और इस N इंटू आई को क्या बोला था, H की वैल्यू क्या होती है N इंटू आई। तो ये B कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू H के बराबर हो गया। ठीक है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के हो गया। यहीं से तो क्या है, पहले करवा चुका हूं ये बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H डिवाइडेड बाई T। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, B की जगह H रख दिया, H नीचे ले आओ, दैट इज I बाय में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इस प्रकार अब I बाय H का आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। ये टर्म भी वहां पे लिखवाई थी, दैट इज I भाग में H। अब जो पीछे वाले लेक्चर सीरीज वाइज देख रहे हैं उनको सारी बातें ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 1/T। इसकी जगह I बाय H की जगह ये रख दिया 1/T। और यही क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। अब क्यूरी टेम्परेचर की खास बात क्या है, क्यूरी टेम्परेचर के अगर हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा अगर हम बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर की। और ये जो ग्राफ है I और H बाय T के बीच का ग्राफ है, दैट इज I एंड H बाय T के बीच का ग्राफ है, H बाय T के बीच का ग्राफ है। I स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो कुछ इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इस H को बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए, H को बढ़ाया तो I आएगा। सबको पता है कि H को बढ़ाओगे तो I आएगा, इंटेंसिटी आएगी, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी आएगी, क्योंकि H को बढ़ाने से ज्यादा मैग्नेटिक करैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और ज्यादा मैग्नेटिक करैक्टर इंट्रोड्यूस होने से I भी बढ़ेगा। अगर I बढ़ रहा है H बढ़ने से, तो वो एक टाइम तक बढ़ रहा है। जब मैंने इस H को बहुत ज्यादा लार्ज कर दिया, हाई कर दिया, तो उसके बाद I सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यूरी उसके लिए नहीं होता। तो इस प्रकार ये हो गया। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये कर्व सैचुरेट होती दिखाई दे रही है, देख लीजिए। इसके बाद बढ़ नहीं रहा, इसके बाद इंटेंसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट, इसलिए हाई मैग्नेटिक फील्ड पे ये क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। तो ये हो गया क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होती है। तो ये पूरा क्यूरी लॉ है, पूरे टेम्परेचर के इफेक्ट और क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब 2-3 छोटी छोटी बातें और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी बातें, वो कर लेता हूं। देखिए, अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हो तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता क्या है, इसके एग्जांपल आप याद करें भाई बुक से, और मेरे को नीचे मेंशन करें कि जी हमने याद कर लिए। ठीक है, आयरन मैंने एग्जांपल दे दिया था, कुछ का कॉपर होता है, पैरामैग्नेटिक का ऑक्सीजन होता है, याद रखना है बात। O2 डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं, ये घूम रहे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास कौन सा होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सुना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और किसी ने नहीं सुना तो मैंने सुनाया था, M से, कैपिटल M से मैंने कहा था कि करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, और जिसकी M की वैल्यू I इंटू ए निकाली थी मैंने, इसी सीरीज में करवाया था कि जब किसी वायर में से करंट, लूप में से करंट जाता है तो वो डायपोल बन जाता है और उसका डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू ए के बराबर। ये मैं करवा चुका हूं बातें,
इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, ml, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को l से डिनोट करते हैं। बोर ने बताया था, याद करो, एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूम रहा है, साथ साथ ये अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूम रहा है, जिसके कारण स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ms। दो आगे, एक तो कौन आ गया ml, एक आ गया ms। दोनों क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऐसे घूमने के कारण, और एक अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने के कारण। अब इसको समझाता हूं कैसे। आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जब वो अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है उसको कहते हैं स्पिन करना, टॉप की तरफ अपने एक्सिस के चारों ओर स्पिन करना, उसको क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एक तो हो गया किसके कारण, डायपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम के कारण, और एक हो गया स्पिन के कारण। जब तक इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हमने बाहर से, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया इस ml की वैल्यू ms के बराबर होती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ml इज इक्वल टू माइनस ms। इसलिए नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है। फिर क्या होगा, हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं मैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तो उसमें m की वैल्यू बढ़ेगी। अब m की वैल्यू बढ़ेगी तो अब दोनों इक्वल नहीं हुए। अगर दोनों इक्वल नहीं हो तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ गया। अब क्या हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बाहर से लगाऊं, या तो वो m को सपोर्ट करेगा। m को सपोर्ट करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी, m प्लस में डेल्टा m, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर, डायरेक्शन देखना सिखाया था। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज करंट आया तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज करंट आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टा जाएगा, याद रखना। क्लॉकवाइज करंट आया इस प्रकार से, अब इस प्रकार से करंट है, मान लिया इस प्रकार से करंट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो ये बढ़ गया। अगर उल्टा हो जाए कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों को क्या होगा, अपोजिट होने के कारण कम हो सकता है। यानी कि पहले जो दोनों इक्वल थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, अब उनमें से एक बढ़ सकता है या घट सकता है। अब एक बढ़ेगा या घटेगा तो यहां पे कोई ना कोई डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, यानी कि जो पहले डायपोल मोमेंट जीरो था अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। दोबारा से समझिए, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है ऑर्बिटल का, और अपनी एक्सिस के अबाउट जैसे धरती घूमती है वैसे घूमता है तो स्पिन का आता है। दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रत्येक एटम का डायमैग्नेटिक के जीरो होता है। ये मैं बात पहले भी लिखवाई थी कि परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, या तो वो इस m के साथ में काम करेगा या m के अपोजिट काम करेगा। m के साथ में काम करेगा तो बढ़ा देगा, m से अपोजिट काम करेगा तो घटा देगा। बात तो यही है, साथ में काम किया तो बढ़ा दिया और अपोजिट में काम किया तो घटा दिया। ये दो काम हो सकते हैं। अब दोनों में से कोई भी काम हो जाए, कोई भी काम हो जाए, नेट डायपोल मोमेंट तो आया ना डेल्टा m, डेल्टा m, क्योंकि m तो m है, इक्वल है, पर डेल्टा m एक्स्ट्रा आ गया या एक्स्ट्रा कम हो गया, तो उसके कारण इसमें एक डायपोल मोमेंट की हलचल आ गई है। ये है दूसरा हो गया पैरा। अब पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लिया ये रहा, इसके पास ये एक एटम है, इस एटम का डायपोल मोमेंट ये रहा। मैंने पहले ही लिखवाया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रत्येक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है, पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रत्येक एटम के पास जीरो डायपोल मोमेंट होता है। यह आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हो गया, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एटम होगा जिसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक का डायपोल मोमेंट ऊपर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा। अब इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से एक दो तो है नहीं, हजारों हैं। इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हजारों एटम है और प्रत्येक एटम के पास पैरामैग्नेटिक में अपना खुद का डायपोल मोमेंट होता है। पैरा में, डाया में नहीं होता है, लिखवा चुका हूं। तो ये पैरा में अपना डायपोल मोमेंट है, एक का इस तरफ, एक का इस तरफ, एक का इस तरफ, एक का इस तरफ, क्योंकि रैंडम है ना, अभी कोई इनको एक साथ करने वाला नहीं है। जैसे सुबह सुबह प्रेयर होनी होती है तो टीचर कहते चलो अभी ग्राउंड में, जब तक टीचर नहीं आता ग्राउंड में तब तक बच्चे कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। जैसे ही टीचर आएगा सभी लाइन बना लेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि बाहर से पिटाई होगी। अब क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए नेट कितना हो गया, जीरो। जैसे ही बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जैसे यहां किया था वैसे ही यहां, तो सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। सभी की डायरेक्शन क्या होगी, ये सेम। अब सब की डायरेक्शन सेम होगी तो सारे ऐड हो जाएंगे।
पहले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, अब एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। सिलेबस में नहीं, समझने की बातें हैं, समझोगे तो काम आएंगे। अब तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन बनते हैं भाई, डोमेन। एक डोमेन के पास लगभग 10 की शक्ति 14 एटम्स होते हैं, इतने डोमेन बनते हैं। एक डोमेन के पास लगभग 10 की शक्ति 14 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक डोमेन के पास। जो डोमेन बना है इस प्रकार से डोमेन बनते हैं, ये रहे एक डोमेन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, और लगभग इतने एटम एक डोमेन के पास होते हैं। इस डोमेन का सारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का सारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का सारा डाइपोल मोमेंट इसमें, और इस डोमेन का इसमें। अब ये वाला डोमेन इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला डोमेन इसको कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाइपोल की इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, कैंसिल आउट करके जीरो। अब लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सारे डोमेन ये चाहेंगे कि हमारी सब की डायरेक्शन एक हो जाए, ऐसे। ये लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सभी की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे, इसलिए इसके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, प्रत्येक एटम के पास तो था, पर नेट मिला के जीरो था। यहां पे अब क्या हो गया, नेट जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सारे एक ही फील्ड में आ गए, इस प्रकार से। तो आज का ये लेक्चर है। अब इसको मैंने थोड़ा स्पीड से इसलिए करवाया क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इससे पहली वाली बातें आपके सिलेबस में थी, अब ये बातें आपके सिलेबस में नहीं ली है, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।